यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। तो चलिए अब अपन चालू कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है करके, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि ब्लैक मनी एक्ट में, भैया एक बात बताओ, ब्लैक मनी एक्ट क्या बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारी कोई भी फॉरेन की अनडिस्क्लोज इनकम या असेट मिल जाती है जिसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, अनडिस्क्लोज है, वो मिल जाती है, तो फॉरेन की अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर की वो इनकम है, और असेट पे टैक्स उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में यो को पता चलता है, ठीक है। एसएससी कौन होगा? अगर कोई पर्सन रेजिडेंट है एज पर सेक्शन 6, रेजिडेंट में यहां पे कोई भी हो सकता है, आर एंड ओ आर या फिर आर बट एन ओ आर। लेकिन दूसरे केस में यहां पे एसएससी में वो पर्सन भी आ जाएगा जो इस साल में नॉन रेजिडेंट है या आर बट एन ओ आर है, लेकिन जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट था, या जिस ईयर में वो इनकम जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में वो रेजिडेंट था। प्रीवियस ईयर का मतलब नॉर्मली अप्रैल से लेके और आपका मार्च तक है, वो प्रीवियस ईयर होता है। चलिए अब एक बात समझना, अगर फॉरेन की कोई असेट मिल जाती है तो सर एक बात बताओ उसकी वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि 30% टैक्स लेना है, बट वो 30% टैक्स जो है वो किस पे लेंगे करके, ठीक है। वो 30% जो टैक्स है वो किस पे लेंगे, तो देखिए यहां पे समझने की कोशिश करना। एक सेक्शन होती है सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, और यहां पे एक रूल दे रखा है, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 1 करके। रूल 3 में सब रूल नंबर 1 है, वो रूल दे रखा है, वो ये बोलता है कि अनडिस्क्लोज फॉरेन की जो असेट आपकी मिल जाती है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू कौन सी डेट की लेनी है मैं आपको बताऊं। पहले तो वैल्यू लेनी है 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस ईयर में वो असेट एओ के नोटिस में आई उस ईयर की 1 अप्रैल को वैल्यू निकालनी है। वैल्यूएशन डेट रहेगा वो 1 अप्रैल रहेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहां पे आपको वैल्यू कैसे निकालनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है। तो देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने क्या किया। फॉर एन एग्जांपल, मैंने फॉरेन में कोई असेट खरीदी थी, तो असेट की कॉस्ट है वो 20 लाख थी। जैसे मैं एग्जांपल में अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि कॉस्ट है वो 20 लाख थी, लेकिन आज की वैल्यू उसकी ज्यादा हो गई थी। वैल्यूएशन डेट को उसकी जो एनआरवी है वो मान लो 80 लाख है। तो आपको क्या लेना है? राइट आंसर इज आपको 80 लाख लेना है। क्या लेना है? 80 लाख लेना है। आपको 80 लाख है, वो 80 लाख आपको लेना है। तो विच एवर इज हायर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उसकी कॉस्ट ज्यादा थी और आज की उसकी वैल्यू कम हो गई है। आज उसकी वैल्यू है, देयर में बी सम असेट दैट इज डेप्रिशिएबल असेट, तो आज उसकी वैल्यू 15 लाख हो गई है। तो वैल्यू क्या लेनी है? तो जो कॉस्ट और आज की आपकी एनआरवी, मतलब वैल्यूएशन डेट की एनआरवी, विच एवर इज हायर लेना है। दैट इज द बेसिक फंडा। बेसिक फंडा यह है कि फॉरेन की असेट अगर मिल गई तो उसकी वैल्यू क्या लेनी है? जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और वैल्यूएशन डेट की एनआरवी क्या है, विच एवर इज हायर ले लो। दैट इज द बेसिक फंडा। तो देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले कौन सी असेट का वैल्यू क्या लेना है, तो सबसे पहले देखिए जो भी तुम्हारा बुलियन है, ज्वेलरी है, प्रीसियस स्टोन है, या फिर आर्टिस्टिक वर्क है। आर्टिस्टिक वर्क का मतलब आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये जो असेट है, बुलियन है, ज्वेलरी है, प्रीसियस स्टोन है, आर्टिस्टिक वर्क है, इनके केस में आपको लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, मतलब वो असेट आपने खरीदी कितने में थी फॉरेन में, एंड एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट को उसकी एनआरवी कितनी है, विच एवर इज हायर है वो आपको लेना है। एंड फॉर दिस पर्पस एसएससी में ऑब्टेन अ वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द वैल्यूअर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई वैल्यूअर रिकॉग्नाइज कर रखा है तो उसका आप वैल्यूएशन रिपोर्ट है वो ले सकते हो। जो फॉरेन गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूएशन ऑफिसर है, वैल्यूअर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, उसका आप वैल्यू ले सकते हो उसके रिपोर्ट के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और दूसरा ले लीजिए एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट क्या होती है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो जो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर है वो वैल्यूएशन डेट है। तो इस साल के स्टार्ट में जो एनआरवी है एंड जितना में आपने खरीदा था, विच एवर इज हायर। अब सर अगर मान लो यहां पे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ना, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन। ये अपन ने अदर सोर्सेज में भी पढ़ा था। तो इस पूरे सेगमेंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी यहां पे आ गया, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन करके, और प्रीसियस स्टोन्स वगैरह है वो तो ऐसे भी आ जाता है ज्वेलरी में। तो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, उसके केस में आपको लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसका ओरिजिनल, और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट, विच एवर इज हायर है वो आपको लेना है। वो वैल्यू लेनी है आपको, और उस पर 30% टैक्स भरना है, और इसका 3 टाइम्स जो टैक्स आएगा, टैक्स का 3 टाइम्स है वो पेनल्टी भरना है। आगे देखिए क्या दे रखा है। अगर आपके पास कोई कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है जो कि फॉरेन के मार्केट में कोटेड है, फॉरेन के मार्केट में कोटेड का मतलब जो फॉरेन के एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट में
कोटेड है। एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के शेयर है और जो अनडिस्क्लोज थे, या मेरे पास एप्पल के शेयर है जो अनडिस्क्लोज थे, या मेरे पास टेस्ला के शेयर है जो अनडिस्क्लोज थे और वो कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है। तो उसके केस में क्या करने का कि वो जो शेयर आपने खरीदे कितने में थे, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है वो ले लो, और दूसरा एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑन द वैल्यूएशन डेट इन द एस्टेब्लिश्ड सिक्योरिटी मार्केट। जो फॉरेन में, जैसे फॉर एन एग्जांपल यूएस में नेस्डेक में ये ट्रेड होते हैं, तो नेस्डेक में जो टेस्ला का शेयर है एज वेल एज द, मान लो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट के भी शेयर है, मेरे पास एप्पल के भी शेयर है, तो उनका हाईएस्ट और लोएस्ट कितना था, हाईएस्ट और लोएस्ट उस दिन का कोट कितना था, आप उसका एवरेज ले लीजिए। वो एवरेज वैल्यू कौन सी डेट को लेनी है, वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर मींस करंट ईयर का आपका वैल्यूएशन डेट जो है, जिस ईयर में एओ को पता चला उस ईयर का जो वैल्यूएशन डेट रहेगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उसका एवरेज लेना है लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का एवरेज लेना है करके, ठीक है। लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस का आपको एवरेज लेना है, वो एवरेज आपका आ जाएगा एफएमवी और बेटा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन व्हिचएवर इज हायर। लेकिन मान लो वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं हुई, तो सीधी सी बात है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ले लो भाई। अगर मान लो यहां वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं हुई तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एवरेज ले लो हाईएस्ट और लोएस्ट का। तो देखिए क्या दे रखा है, if no trading of such share or security on the valuation date, then average of the lowest and highest price of immediately preceding the valuation date when such share or security traded in the established security market। भाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हाईएस्ट लोएस्ट क्या था उसका एवरेज ले लीजिए। तो देखो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर एनी अदर लाइक ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, इसका क्या करने का, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट का मतलब जिस ईयर में पता चला उस ईयर की 1 अप्रैल वैल्यूएशन डेट है, तो 1 अप्रैल को जो एनआरवी रहेगा और जितना आपका ओरिजिनल कॉस्ट था व्हिचएवर इज हायर। दूसरा जो कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी अगर आपका फॉरेन का मिल गया तो उसके केस में आप एक काम करो, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था, आपने कितने में खरीदा था, और दूसरा वैल्यूएशन डेट को उसका हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज लेना है। वैल्यूएशन डेट मतलब 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर को लोएस्ट और हाईएस्ट का एवरेज ले लो एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटी मार्केट में जो फॉरेन का है, जैसे नेस्डेक है। अब एक बात समझना, अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ले लो। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है कि अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में क्या होगा, अदर देन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को छोड़ के अगर आपके पास फॉरेन का कोई भी अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी है, इक्विटी शेयर को छोड़ के, मतलब फॉरेन के बॉन्ड्स है, मान लो फॉरेन गवर्नमेंट के किसी के डिबेंचर है, फॉरेन की किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर को छोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो आप एक काम करो, जो ओरिजिनल उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो लीजिए, और दूसरा एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट को जो एनआरवी आता है वो ले लीजिए व्हिचएवर इज हायर। Note, for this purpose, assessee may obtain the valuation report from the valuer recognized by the foreign government। Foreign government जो recognized valuer है उसकी रिपोर्ट आप ले सकते हो। तो जो भी cost of acquisition और NRV on the valuation date whichever is higher। अब एक बात बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करना है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट, यहां पे भी फॉर दिस पर्पस असेसी में ऑब्टेन द वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम द वैल्यूअर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे आपको इन सिंपल वर्ड बताना चाहूं तो ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि असेट की वैल्यू आपको क्या लेनी है, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट व्हिचएवर इज हायर, वही तो वाली बात कर रहे हैं ये लोग। ये क्या कर रहे हैं, देखो आपका ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट बुलियन के केस में भी वही कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज हायर। भाई कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में भी तो वही कह रहे हैं कि जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी और एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट व्हिचएवर इज हायर। एनआरवी का मतलब यहां पे कोटेड के केस में आपको लोएस्ट और हाईएस्ट का एवरेज लेना है। जिस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई वैल्यूएशन डेट को, तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ले लीजिए। अब एक बात समझना, बाकी अगर कोई अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी या इक्विटी शेयर को छोड़ के, तो आप एक काम करिए, जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और वैल्यूएशन डेट को एनआरवी कितना है व्हिचएवर इज हायर ले लीजिए। अब एक बात समझना, नेक्स्ट इज अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इज वेरी स्पेशल। बैंक अकाउंट में ये लोग क्या बोलते हैं बताए, कि मान लो फॉरेन का आपका बैंक अकाउंट मिल गया, तो बैंक अकाउंट में जितना आपका डिपॉजिट हुआ है, जितना आपका डिपॉजिट हुआ है, वो डिपॉजिट की टोटल कर दो। आप डिपॉजिट की टोटल कर दो करके, ठीक है। जितना डिपॉजिट हुआ है वो डिपॉजिट की टोटल कर दो, वो वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आपको लेनी है। देखो इसमें सिंपल है कि बैंक अकाउंट मिल गया तो जितना आपका डिपॉजिट हुआ है ना, वो डिपॉजिट की टोटल कर दो। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल, यहां पे एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर
फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर विजय करके एक बंदा है करके, ठीक है, विजय माल्या फॉर एन एग्जाम्पल, उसने क्या किया, स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया। अब स्विस बैंक में जो अकाउंट खुलवाया, अब यहां बैंक अकाउंट में एक होता है डिपॉजिट और एक होता है विड्रॉल करके, ठीक है। तो डिपॉजिट उसने सबसे पहले कराया, फॉर एन एग्जाम्पल $10,000 डिपॉजिट कराया। उसके बाद उसने $20,000 डिपॉजिट कराया। उसके बाद उसने $6,000 है उसका विड्रॉ किया, और $6,000 से विड्रॉ करके फॉर एन एग्जाम्पल कुछ खर्चा किया होगा फॉरेन में, हो सकता है उसने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे, कुछ भी किया होगा। उसके बाद में उसने $30,000 और डिपॉजिट किया। उसके बाद उसने मान लो $40,000 और डिपॉजिट किया। उसके बाद उसने उसमें से $10,000 है वो निकाल दिया। तो क्वेश्चन यह आता है कि क्या विड्रॉल वाला लेस करना है? आंसर इज बैलेंस पे नहीं लगेगा टैक्स। टैक्स किस पे लगेगा? बैंक अकाउंट के केस में आप एक काम करो कि जो तुम्हारा डिपॉजिट है ना, उसका आप क्या करो, टोटल कर दो। मतलब इन सिंपल वर्ड, बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है ना उसकी टोटल कर दो, वो तुम्हारी वैल्यू आ गई, उस पर टैक्स भर दो। आप बोलोगे सर इसमें तो हमने विड्रॉ भी किया। अरे विड्रॉ किया, हमको उससे क्या मतलब भाई, हमको उससे क्या मतलब, फॉरेन का कोई बैंक अकाउंट था, हमको पकड़ में आ गया, तो पकड़ में आ गया तो उसमें डिपॉजिट कितना था ना, उस डिपॉजिट की आप टोटल कर दो। जो तुम्हारा डिपॉजिट है ना, वो टोटल डिपॉजिट की आप टोटल कर दो। इस टोटल वैल्यू को आप ले लीजिए, और उस टोटल वैल्यू है वो तुम्हारे असेट की वैल्यू आ जाएगी। विड्रॉल को आपको लेस नहीं करना है। लेकिन मान लो फॉरेन में आपके 2 बैंक अकाउंट है, और आपने क्या किया, एक बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके और दूसरे में डिपॉजिट किया, तो फिर एक बात बताओ, वो फिर डिपॉजिट में आप नहीं लोगे। बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक बात बताओ, मेरे पास में 2 फॉरेन में बैंक अकाउंट है, एक स्विट्जरलैंड में और एक कनाडा में। अब स्विट्जरलैंड की बैंक से मैंने विड्रॉ किया और वही पैसा कैनेडियन बैंक में जमा किया, तो भाई स्विट्जरलैंड की बैंक के डिपॉजिट में वो आ गया होगा, तो फिर कनाडा की बैंक के डिपॉजिट में वो मेरे को नहीं लेना। क्योंकि अगर आपने एक ही अकाउंट से विड्रॉ करके और किसी दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट किया या उसी अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो फिर वो डिपॉजिट में नहीं आएगा करके, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरे वाले अकाउंट कैलकुलेट करते टाइम उसमें आ गया होगा ना। बड़ा सिंपल है। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पे, समझने की कोशिश करना बैंक अकाउंट का क्या होगा। तो बैंक अकाउंट, आप एक काम करिए, द सम ऑफ द ऑल द डिपॉजिट मेड सिंस द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, मतलब जिस दिन अकाउंट खोला था उस दिन से तुमने कितना डिपॉजिट किया उसका सम कर दीजिए, उसकी टोटल कर दीजिए। और वेयर सच अकाउंट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अर्लियर, अगर मान लो पहले वो अकाउंट आपने ऑलरेडी पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, टैक्स पेनल्टी पेड ऑन सम ऑफ ऑल डिपॉजिट मेड सिंस द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन। अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपने जो है वो पहले उस अकाउंट को डिक्लेयर कर दिया था और उसमें उस पे जो टैक्स पेनल्टी बनता था वो पे कर दिया था, तो फिर उसके बाद में आपका कितना डिपॉजिट हुआ है वो ही लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लैक मनी एक्ट आया ना, तो इन्होंने बोला था 1 अप्रैल 2015 को आप चाहे तो डिक्लेयर कर सकते हैं आपकी ब्लैक मनी फॉरेन वाली असेट। तो किसी ने डिक्लेयर की नहीं, बट अगर मान लो वो अकाउंट डिक्लेयर कर चुके हो और उस पर टैक्स भर चुके हो, तो उसके बाद में जो डिपॉजिट हुआ होगा वही अपन कंसिडर करेंगे। उसके बाद में जो डिपॉजिट हुआ होगा वही अपन कंसिडर करेंगे। तो इस पॉइंट को वापस पढ़ेंगे, the sum of the all the deposit made since the date of opening the account or where such account is already declared earlier and tax paid on the sum of all deposit made since the date of such declaration, मतलब डिक्लेरेशन के बाद में फिर जो डिपॉजिट हुआ वो आपको कंसिडर करना है। तो बेटा आपने अगर वो अकाउंट पहले डिक्लेयर कर चुके हैं करके, ठीक है, तो उसके बाद में फिर डिक्लेरेशन पे टैक्स भर दिया था आपने, तो उसके बाद में जो डिपॉजिट हुआ वो आपको लेना पड़ेगा। एक नोट दे रखा है, Any deposit made from the withdrawal of the account, then such deposit shall not be considered। अगर आपने कोई विड्रॉ करके और वही पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया, अगर आपने कोई विड्रॉ किया और वो पैसा वापस कहीं डिपॉजिट किया, तो वो वाला आपका नहीं आएगा। तो एनी डिपॉजिट मेड फ्रॉम द विड्रॉल ऑफ द अकाउंट देन सच डिपॉजिट शैल नॉट बी कंसिडर, वो वाला डिपॉजिट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, फॉरेन का अगर मान लो अनकोटेड इक्विटी शेयर है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉरेन का अगर आपका अनकोटेड इक्विटी शेयर मिल गया, अनकोटेड इक्विटी शेयर मिल गया तो क्या करेंगे? अब आप बोलोगे अनकोटेड इक्विटी शेयर में तो अपन ने बहुत बार देखा हुआ है, तो सेम वही वाला प्रोसेस यहां पे भी रहेगा कि A प्लस बी माइनस एल मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पीई करके, ये अपन ने देखा था लास्ट एक्रिएटेड इनकम देखते टाइम। एक्रिएटेड इनकम में भी ऐसा ही था कि ट्रस्ट के पास मान लो किसी कंपनी के अनकोटेड शेयर है, मैंने एयर इंडिया का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही मैंने बायबैक में भी पढ़ाया था, ऐसे ही मैं आपको वापस यहां पे पढ़ा रहा हूं। एक बात समझो, अगर आपके पास अनकोटेड इक्विटी शेयर है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास हुआ गया कि मेरे पास एक कंपनी है यूएसए की, और वहां की एक कंपनी है किन प्राइवेट लिमिटेड, और किन प्राइवेट लिमिटेड के 10,000 शेयर है। अब एक बात बताओ, 10,000 शेयर मैंने एक्वायर किए थे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब उसकी
एनआरवी कैसे निकालोगे वैल्यूएशन डेट को? तो बढ़िया सी चीज है, उसकी एनआरवी कैसे निकालनी है? तो एनआरवी निकालने के लिए आप एक काम करो, ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय पीवी। बड़ा सिंपल है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन डेट को एनआरवी निकालने के लिए वैल्यूएशन डेट को आप उसकी औकात निकाल दो, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ए का मतलब आप एक काम करिए, असेट ले लीजिए, और असेट्स में आपको टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स आपको छोड़ देना है, इनकम टैक्स रिफंड है तो वो आपको लेना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उसको आपको छोड़ देना है, बाकी असेट्स की बुक वैल्यू लेनी है। लेकिन बेटा जो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी आपको एनआरवी लेनी है। लाइबिलिटीज आपको बुक वैल्यू पे लेस करनी है, डिवाइड बाय टोटल शेयर कैपिटल कितना है और मल्टीप्लाई बाय आपके पास शेयर कैपिटल कितना है, उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास एक किन प्राइवेट लिमिटेड फॉरेन की कंपनी है, और इस किन प्राइवेट लिमिटेड के मेरे पास 10,000 शेयर है, उस कंपनी के टोटल शेयर मान लो 50,000 है, तो इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा डिवाइड बाय 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10,000 शेयर, तो ऐसे आपकी वैल्यू आ जाएगी करके। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के केस में आपको वैल्यू कैसे निकालनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, पहले जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आप ले लीजिए, और दूसरा लीजिए ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाय पी मल्टीप्लाई बाय पीवी। इसका मतलब क्या हुआ? ए मींस बुक वैल्यू ऑफ ऑल असेट लीजिए बट अदर देन कवर्ड इन बी, जो बी में कवर्ड है उसको छोड़ के, बट एक्सक्लूड टीडीएस एडवांस टैक्स आपको नहीं लेना, बट एक्सेस ऑफ द इनकम टैक्स रिफंड क्लेम अगर कोई है तो वो लेना है, और डेफर्ड एक्सपेंडिचर शोन इन द असेट साइड वो नहीं लेना। उसके बाद एफएमवी ऑफ द बुलियन, ज्वेलरी, प्रीसियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एज डिटरमाइन इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल। इस रूल के मैनर्स के हिसाब से उसकी एफएमवी निकालनी है। एंड जो लाइबिलिटीज है वो आपको बुक वैल्यू पे लेनी है, लेकिन लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं लेना है? पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लेना है, इक्विटी शेयर वाला। अमाउंट सेट अपार्ट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, और इक्विटी शेयर का डिविडेंड अगर सेट अपार्ट किया हुआ है वो लाइबिलिटी नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस आपको नहीं लेना है करके, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आपको नहीं लेना है, अदर देन डेप्रिसिएशन रिजर्व आपको लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको नहीं लेना है, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी आपको नहीं लेना है, कंटीजेंट लाइबिलिटी आपको नहीं लेना है। बट अगर मान लो डिविडेंड पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो वो आपको लेना है। तो अरियर ऑफ डिविडेंड पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो आपको लेना है करके, ठीक है। उसके बाद डिवाइड क्या करना है? टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन द बैलेंस शीट, और मल्टीप्लाई करना है द पेड अप इक्विटी शेयर आपके पास कितने हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अनकोटेड इक्विटी शेयर की। तो आप जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और जो ये वैल्यू निकाली विच एवर इज हायर है वो आपको वैल्यू लेनी है, तो विच एवर इज हायर है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी करके, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल सा फंडा है कि फॉरेन की असेट मिल गई तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले आप उसकी कॉस्ट ले लो, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो ले लो, और दूसरा आप एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट से कंपेयर कर लो, विच एवर इज हायर ले लो। एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट होता है जिस ईयर में पता चला उस ईयर की 1 अप्रैल करके, ठीक है। तो जैसे इस साल में असेट के बारे में पता चला तो इस साल की जो 1 अप्रैल रहेगी उस डेट की आपको एनआरवी लेना है। लेकिन सर एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ एनआरवी निकालते कैसे है? तो एनआरवी के लिए आपको क्या करना है, देखो बुलियन वगैरह के लिए आप वैल्यूअर फॉरेन का जो है रिकॉग्नाइज वो वैल्यूअर का रिपोर्ट ले लो, तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर ये एफएमवी आ जाएगा। दूसरा कोटेड शेयर में आप एक काम करो कि 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर का लोएस्ट हाईएस्ट का एवरेज ले लीजिए, अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुआ तो पिछले ट्रेडिंग सेशन का। इक्विटी शेयर के केस में जो आपका कॉस्ट है और आज की इंट्रिंसिक वैल्यू उस शेयर की निकाल दीजिए, वो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी माइनस एल मल्टीप्लाई बाय पीवी डिवाइड बाय पी। उसके बाद में अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में वही कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में कॉस्ट और एनआरवी, यहाँ एसडीबी का फंडा नहीं है भाई, फॉरेन में पता नहीं अपने को एसडीबी लॉ है या नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फॉरेन में है या नहीं अपने को पता नहीं, तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सिर्फ एनआरवी है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हायर। बैंक अकाउंट में क्या करिए, जितना डिपॉजिट हुआ है उसकी टोटल लगा लीजिए, जितना तुम्हारा टोटल डिपॉजिट हुआ है वो टोटल डिपॉजिट है उसकी वैल्यू जो ऐड कर दीजिए, मतलब डिपॉजिट ऐड कर लीजिए करके, वो बैंक अकाउंट हो गया। लेकिन अगर मान लो एक बैंक से विड्रॉ करके दूसरी बैंक में डिपॉजिट किया है तो फिर वो वाले डिपॉजिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले वाले बैंक में जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो वो ऑलरेडी उसमें आ गया होगा ना, तो दूसरे बैंक में उसको कंसिडर नहीं करना। उसके बाद अगर मान लो किसी पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीओआई में आपका इंटरेस्ट है, पीएसआर है, तो क्या करेंगे? तो आप एक काम करिए, सबसे पहले उस पार्टनरशिप फॉरेन पार्टनरशिप फर्म एलएलपी एओपी बीओआई की आप नेटवर्थ निकाल दीजिए। नेटवर्थ कैसे, वो अभी सुना ना, ए प्लस बी माइनस एल, वो कर दीजिए। तो देखिए आप एक काम करिए, वैल्यू ऑफ असेट क्या करता है, पहले आप नेटवर्थ ऑफ द असेट निकाल दीजिए, मतलब आपका जो शेयर है किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, 20% आपका पीएसआर है,
या किसी एओपी बीओई में आपका होल्डिंग है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करने का, तो आप एक काम करो, पहले उस एंटिटी की नेटवर्थ निकाल दो, नेटवर्थ। उसके बाद में आप एक काम करो, पहले तो जितना जितना कैपिटल है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और कैपिटल को छोड़ के जो बाकी बचता है वो आप डिसोल्यूशन रेशियो या पीएसआर में डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए, पहले आप उस एंटिटी की नेटवर्थ निकाल दीजिए ए प्लस बी माइनस एल, और उसके बाद में आप एक काम करिए कि उस पार्टनरशिप फर्म और एओपी बीओआई की वैल्यू निकाली, उसमें से पहला तो जिसका जितना कैपिटल है उसमें डिवाइड कर लीजिए, और उसके बाद में जो बचता है वो डिसोल्यूशन रेशियो, और डिसोल्यूशन रेशियो नहीं है तो आप पीएसआर में डिवाइड कर लीजिए। मैंने एग्जांपल लिया है, तो देखिए, first distribute amongst the partner or member in the proportion in which they contributed capital, and balance net worth is dissolution ratio or PSR in absence of the dissolution ratio. Suppose net worth of the firm is 26 lakh है and capital of the partners is as follows. जैसे तीन पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, तीनों का कैपिटल 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख है। डिसोल्यूशन रेशियो या पीएसआर है वो इक्वल है, तो क्या करोगे आप, पहले देखो 26 लाख में से आप एक काम करिए, पहले 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख बांट दीजिए। तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, ये टोटल 17 लाख हो गया। तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख बचा कितना, उसके बाद आपका 9 लाख बचा। 17 लाख माइनस 26 लाख मतलब 26 लाख माइनस 17 लाख, तो 9 लाख बचा, उसको इक्वली बांट दीजिए, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, तो इतनी वैल्यू आ जाएगी उस पार्टनरशिप फर्म में उस बंदे की। तो जैसे मान लो मैं पार्टनरशिप फर्म में गई पार्टनर हूं, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, आप एक काम करो, पहले पार्टनरशिप फर्म एओपी बीओआई की नेटवर्थ निकाल दो, ए प्लस बी माइनस एल कर दीजिए, और उसके बाद में आप एक काम करिए, सबसे पहले तो जितना जितना कैपिटल का बैलेंस है उतना कर लीजिए, और उसके बाद में जो बचता है वो आप क्या करिए, डिसोल्यूशन रेशियो या फिर पीएसआर में डिवाइड कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई और असेट मिल जाती है फॉरेन में, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एनआरवी ऑन द वैल्यूएशन डेट विच एवर इज हायर कर लीजिए। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वैल्यूएशन डेट से पहले पहले वो असेट आपने बेच दी, तो बट पता चल गया, बट वो असेट बेच दी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हुआ क्या कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप समझ पाओगे। इधर देखो, मैंने क्या किया, एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, मैंने एक नेपाल में घर खरीदा था, और नेपाल में ये घर खरीदा था 19 जुलाई 2012 को, प्रीवियस ईयर 12-13 को, ठीक है। इसकी वैल्यू थी 20 लाख, मतलब 20 लाख में मैंने खरीदा था। अब हुआ क्या, इस घर को मैंने बेच दिया। बेचा कब, 19 जुलाई 2019 को बेच दिया, सेल कर दिया, और सेल कर दिया फॉर एन एग्जांपल 60 लाख में। 60 लाख में मैं सेल कर चुका हूं इस घर को। अब इस घर को मैंने खरीदा था 20 में, सेल किया 60 में। अब एओ को पता चलता है इसके बारे में प्रीवियस ईयर 23-24 को, तो अब इस साल की आपको इसको ब्लैक मनी एक्ट में एसेट की वैल्यू लेंगे, लेकिन क्या लें, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 ये आपकी वैल्यूएशन डेट है, बट इस डेट को तो एसेट है ही नहीं, इस डेट को तो एसेट है ही नहीं, क्योंकि एसेट तो आप बेच चुके हो पहले 2019 में, बट पता चला। तो लॉ मेकर्स बोलते आप एक काम करो, अगर ऐसा है ना कि एसेट आपके वैल्यूएशन डेट से पहले पहले आप बेच चुके हो, तो क्या होगा, तो आप एक काम करो, जो आपकी कॉस्ट थी एंड जो आपकी सेलिंग प्राइस थी, विच एवर इज हायर, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर है वो ले लीजिए। तो मेरी कॉस्ट है वो 20 लाख थी, सेलिंग प्राइस 60 लाख थी, तो हायर कितना आ गया, 60 लाख आया, तो 60 लाख है वो आपकी वैल्यू ले लीजिए। 60 लाख है वो आपकी वैल्यू ले लीजिए, 60 लाख रुपए है वो आप वैल्यू ले लीजिए, 60 लाख रुपए आप वैल्यू ले लीजिए। लेकिन एक बात समझना, यहां पे हो सकता है आपने अगर ये किसी को असेट गिफ्ट कर दी तो, या फिर आपने किसी को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से बेची तो। अब एक बात बताओ, अगर आपने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से बेची या आपने जो गिफ्ट कर दी, तो फिर सेल प्राइस तो होगा ही नहीं सफिशिएंट सही वाला। तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि एक काम करो, फिर सेल वैल्यू की जगह आप ले लीजिए एफएमवी करके, ठीक है। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ सेल, मतलब सेल या ट्रांसफर की डेट पे जो एफएमवी था, फेयर मार्केट वैल्यू, वो निकाल लीजिए। तो फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, ये एसेट को बेचा नहीं, किसी को गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट कर दिया, तो गिफ्ट की डेट है वो 19 जुलाई 2019 है, उस डेट को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी वो निकाल दीजिए। तो आपकी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर है वो ले लीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है, असेट ट्रांसफर्ड बिफोर वैल्यूएशन डेट, वैल्यूएशन डेट से पहले पहले आप असेट की बिकवाली कर चुके हो, तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी और सेल वैल्यू विच एवर इज हायर,
बट इफ असेट ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज हायर है वो आप ले लीजिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर विच एवर इज हायर है वो आप ले लीजिए। अब एक बात समझना, यहां पे एक बहुत ही सुंदर सा एक एग्जांपल है, इससे आपको समझ में आएगा, थोड़ा बहुत बढ़िया वाला है, आपको यहां ध्यान देना क्योंकि ऐसा सेम एग्जांपल आईसीआई ने अपने मटेरियल में भी दे रखा है। समझना कि वेयर अ न्यू असेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड on account of transfer of an old asset or withdrawal from the bank account, then FMV of such old asset or bank account shall not be considered। मतलब आप एक बात बताओ, अगर पुराने असेट को बेच के आपने कोई नया असेट खरीदा है तो नए असेट की वैल्यू में अगर वैल्यू आ गई है तो फिर पुराने असेट्स की वैल्यू आपको नहीं लेनी है। एक बार इसका मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। समझते हैं इसमें बोला क्या है कि वेयर न्यू असेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ओल्ड असेट, मींस आपने ओल्ड असेट बेचा और उससे आपने नया असेट खरीदा। अब एक बात बताओ, या फिर आपने बैंक से विड्रॉ करके आपने कोई नया असेट खरीदा और वो नए असेट की वैल्यू में ले रहे हो तो आपको पुराने असेट्स की वैल्यू नहीं लेना है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। बड़ा लॉजिकल है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं समझाता हूं। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हुआ क्या कि मान लो मेरा एक ये घर था, समझना, हाँ, ये मेरा घर था और ये मैंने घर खरीदा था 19 जुलाई 1997 को, और इसकी जो कॉस्ट थी ये था नेपाल में। बोला सर कम से कम एग्जांपल तो कंट्री कोई ऐसे फॉरेन के लिए, नेपाल एकदम पड़ोसी देश है ना अपना, दोस्त वाला। चलो तो कॉस्ट कितनी थी नेपाल की? एक घर था नेपाल में, कॉस्ट थी 2 लाख। 2 लाख में घर खरीदा था। मैंने इस घर को बेच दिया 10 या 16 जुलाई 2008 में, और इस घर को सेल किया फॉर एन एग्जांपल 15 लाख में सेल कर दिया। तो मुझे बताओ वैल्यू ऑफ असेट कैसे निकालोगे? अभी मैंने सिखाया। अगर वैल्यूएशन डेट से पहले पहले बेच चुके हो तो जो उसका कॉस्ट था और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे सेलिंग प्राइस मतलब 15 लाख है तो मुझे यहां पे वैल्यू लेनी पड़ेगी 15 लाख। 15 लाख लोगे, लेकिन एक बात समझना, यही 15 लाख फिर मैंने नेपाल में एक बैंक अकाउंट में जमा कराया, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया। तो बैंक अकाउंट के डिपॉजिट कराया, तो एक बात बताओ, जब मैं बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा रहा हूं, तो डिपॉजिट वाले में ऑलरेडी आ चुका होगा ना भाई। बैंक की वैल्यू निकालूंगा तो उसमें डिपॉजिट में ये 15 लाख ऑलरेडी आ चुका होगा ना। तो जब ये 15 लाख बैंक के डिपॉजिट लेते टाइम आ चुका है तो फिर मुझे इस असेट की वैल्यू नहीं लेनी है फिर, क्योंकि बैंक अकाउंट की टोटल में आ गया ना भाई वो। अरे भाई बाबू, वो बैंक अकाउंट की टोटल में आ गया ना। तो जब बैंक अकाउंट की टोटल में आ गया, तो फिर इस वैल्यू लेने इसकी 15 लाख नहीं लेंगे, फिर बैंक डिपॉजिट वाला है वो डिपॉजिट की टोटल में से ले लेंगे ना, आगे जाएगा ना वो तो 15 लाख ऑलरेडी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं? आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर मान लो ये घर मैंने नेपाल में इस डेट को खरीदा था, इस डेट को बेच दिया, तो इसकी वैल्यू आज की डेट में आपको 15 लाख लेना चाहिए था, क्योंकि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर 15 लाख। बट भाई ये 15 लाख मान लो मैंने नेपाल के एक बैंक अकाउंट में डाला, तो नेपाल का वो फॉरेन का बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू लेते टाइम आप 15 लाख ऑलरेडी डिपॉजिट में ऐड करोगे ना। तो जब आप ऑलरेडी ऐड करोगे तो फिर इसको आपको लेने की जरूरत नहीं, इस 15 लाख को इसमें नहीं लोगे, जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट में आप कंसिडर कर लोगे। समझ रहे हो? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। हुआ क्या, फॉर एन एग्जांपल, मेरा एक बैंक अकाउंट है, और ये बैंक अकाउंट में अकाउंट्स जो है बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है। अब डिपॉजिट हो रहा है। अब एक बात समझिए, डिपॉजिट हुआ पहले $10,000, फिर वापस हुआ $20,000, फिर वापस हुआ $30,000, तो टोटल डिपॉजिट जो है वो आ गया 10, 20, $60,000। $60,000 है ये टोटल डिपॉजिट है। अब एक बात समझना, इसी अकाउंट से मैंने विड्रॉ करके और फॉर एन एग्जांपल $7,000 में मैंने एक घर खरीदा। $7,000 में मैंने एक घर खरीदा, ठीक है, और ये घर खरीदा फॉर एन एग्जांपल यूएसए।
यूएसए में घर खरीदा। $7,000 कहां से विड्रॉ किया? बैंक से। बैंक से विड्रॉ किया $7,000, यूएसए में घर खरीदा। तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? $7,000। अब एक बात बताओ, इसकी मान लो आज की डेट में वैल्यूएशन डेट को एनआरवी है, वो फॉर एन एग्जांपल $40,000 है। तो मुझे बताइए यहां घर की वैल्यू है वो $40,000 आ गई। अब एक बात बताओ, जब घर की वैल्यू $40,000 आई तो आज की डेट में आपको ब्लैक मनी एक्ट में असेट की वैल्यू लेते टाइम आप इस घर को ले रहे हो? आंसर इज यस। तो घर को ले रहे हो तो बेटा बैंक की वैल्यू में एक बात बताओ, ये जो $7,000 आपने विड्रॉ किया था ये इसी बैंक से तो किया होगा, ये डिपॉजिट में से ही तो किया होगा। ये जो डिपॉजिट आपने कर रहे हो, इस डिपॉजिट में से ही तो ये 7,000 विड्रॉ किया था। तो डिपॉजिट आप ऑलरेडी $60,000 यहां ले चुके हो, इसी में से विड्रॉ करके आपने घर लिया। घर की वैल्यू आज $40,000 है। तो जब घर की वैल्यू $40,000 ये असेट में आ रहा है तो फिर बैंक में नहीं आएगा। तो बैंक में से मैं क्या करूंगा, यहां $7,000 है वो लेस कर दूंगा और बैंक की वैल्यू है वो मेरी $3,000 बच जाएगी। जो बैंक की वैल्यू है वो $53,000 बच जाएगी। तो बड़ा सिंपल है कि देखो, अगर आपने पुरानी असेट बेच के और कोई नई असेट खरीदी या फिर बैंक से विड्रॉ करके आपने कोई असेट खरीदी, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर नई असेट आ रही है तो उस पर्टिकुलर केस में वो पुरानी असेट नहीं आएगी, इन सिंपल वर्ड। तो इस लैंग्वेज को एक बार वापस से रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है देखिए, वेयर न्यू असेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन ओल्ड असेट or withdraw from the bank account, then FMV of such old asset or bank account shall not be considered। एक एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करता, मैंने सब चीजें इस एग्जांपल के थ्रू क्लेरिफाई की है। तो देखिए, सबसे पहला, हाउस ए लोकेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया वॉज बॉट इन 1995 में, खरीदा था 15 लाख में, ठीक है। इट वॉज सोल्ड इन 2000 फॉर द 22 लाख, तो खरीदा 15 लाख में था और इसको 22 लाख में बेच दिया। तो आज की डेट में अगर आप इसकी वैल्यू लोगे तो वैल्यू कितनी लेंगे अपन? 22 लाख लेंगे। 22 लाख लेंगे, 22 लाख है वो वैल्यू लेंगे। लेकिन क्या हुआ, दिस अमाउंट वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट इन दैट कंट्री। आपने वो पैसा बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो अब बैंक की वैल्यू में आ जाएगा 22 लाख। तो भैया अब इस हाउस की वैल्यू आपको नहीं लेनी है, ये जो हाउस ए है उस हाउस ए की वैल्यू आपको नहीं लेनी है, क्योंकि वो बैंक की वैल्यू में ऑलरेडी आ गया होगा ना। बैंक में आपने पूरा 22 लाख डाला और 22 लाख जब बैंक में डाला तो बैंक की वैल्यू में आ गया ना डिपॉजिट में, तो फिर आपको हाउस की वैल्यू है वो नहीं लेनी है करके, ठीक है। तो देखिए यहां पे आगे क्या दे रखा है, क्या आगे दे रखा है, इन द ईयर 2001 अनदर हाउस बी वॉज परचेज फॉर 35 लाख। आपने क्या किया, 2001 में एक और घर खरीदा जिसको हाउस बी बोल रहे हैं, हाउस बी खरीदा। The investment in house B was made through the withdrawal from the bank account। आपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके और एक हाउस खरीदा 35 लाख में। In the foreign country, house B has not been transferred before the valuation date and its value as on valuation date is 48 लाख। अब आपने जो हाउस B खरीदा उसकी वैल्यू 48 लाख है, तो अब ये 48 लाख आ रहा है करके, ठीक है। तो बेटा 35 लाख बैंक अकाउंट में नहीं आएगा, 35 लाख है वो बैंक अकाउंट के जो डिपॉजिट है उसमें से मैं लेस कर दूंगा, क्योंकि आपने उस बैंक से विड्रॉ करके ही तो ये घर खरीदा था 35 लाख में और उसकी वैल्यू आज 48 लाख है। तो 48 लाख आप यहां ले रहे हो, तो 35 लाख आपको बैंक अकाउंट में से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट एज कंप्यूटेड इज 60 लाख। तो फॉरेन बैंक अकाउंट की वैल्यू है वो 60 लाख है, तो 60 में से मैं क्या करूंगा, 35 लाख है वो लेस कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले तो हाउस ए जो 22 लाख का था, दैट इज 15 लाख और 22 लाख विच एवर इज हाई, 22 लाख आप नहीं लोगे बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड इन फॉरेन बैंक अकाउंट, तो उसकी वैल्यू नील आ जाएगी। दूसरा, आपका फॉरेन बैंक है उसका 60 लाख है, लेकिन उसी में से आपने विड्रॉ करके 35 लाख में दूसरा घर खरीदा था जो कि 48 लाख का है और आज वो घर की वैल्यू ले रहे हैं, तो भैया ये 35 लाख है वो आप लेस कर दो, तो 25 लाख है वही बैंक की वैल्यू आएगी और बेटा 48 लाख है ये इस घर की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर कोई भी फॉरेन करेंसी है तो उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम करो, वैल्यूएशन डेट जो आपकी है 1 अप्रैल, उसको आप आरबीआई का रेफरेंस रेट ले लो। तो रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ करेंसी यूज फॉर डिटरमाइनिंग एफएमवी ऑफ द असेट, तो आप एक काम करो कि जो भी अगर मान लो आपने डॉलर में निकाला है तो उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आरबीआई की रेफरेंस रेट ले लो, वैल्यूएशन डेट को। लेकिन मान लो फॉर एन एग्जांपल ऐसी कोई कंट्री है जिसकी करेंसी से आरबीआई की डायरेक्ट रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है,
जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने बरमूडा में कोई असेट खरीदी थी, अब बरमूडा की जो करेंसी है उसकी डायरेक्ट आरबीआई की रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, तो आप एक काम करो, उसको पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो और यूएस डॉलर के बाद में फिर आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज यूएस डॉलर और इंडियन रुपीज का कन्वर्जन रेट आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या दे रखा है, if RBI reference rate is not given, then FMV of such asset shall be converted in US dollar from the foreign currency and thereafter US dollar to the Indian currency by the RBI reference rate। वैल्यूएशन डेट क्या माना जाएगा? देखो, अगर आप असेट पहली बार में डिक्लेयर कर देते, क्योंकि एक बार उन्होंने डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया था, ये जब एक्ट आया 2015 में तो आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया था, अगर आपने डिक्लेयर कर दिया पहले तो वैल्यूएशन डेट 1 जुलाई 2015 थी, अदरवाइज आपकी वैल्यूएशन डेट है इन एनी अदर केस 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस रहेगी। आपको ये याद रखना है 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर इज अ वैल्यूएशन डेट करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ डेफिनेशन दे रखी है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब एक बात समझो, इस एक्ट में कौन कौन सी असेट आएगी, मतलब स्कोप ऑफ द अनडिस्क्लोज फॉरेन अनडिस्क्लोज इनकम और असेट कौन कौन सी आएगी। अनडिस्क्लोज का मतलब क्या, तो देखिए, द टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और असेट फॉर एनी प्रीवियस ईयर वुड बी, कौन सी वाली आएगी, जिसको आपने अपने रिटर्न में नहीं बताया, जिसको आपने अपने रिटर्न में नहीं बताया या फिर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। इनकम टैक्स में आपको रिटर्न फाइल करना था, आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं और उस इनकम को आपने अपने रिटर्न में नहीं बताया या फिर रिटर्न ही फाइल नहीं किया। तो देखिए, इनकम फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड इन द आरओआई फाइल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) और द बिलेटेड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(4) और रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5), तो आपने 139(1), 139(4), 139(5) के रिटर्न में नहीं बताया इनकम को, या फिर इनकम फ्रॉम सोर्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, आपको रिटर्न फाइल करना था बट आपने नो रिटर्न फाइल, आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, या फिर कोई वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कोई असेट थी जिसको आपने इंडिया में बताया नहीं, क्योंकि आपको पता है आजकल आईटीआर ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉरेन असेट की डिटेल देनी पड़ती है, आप दे ही नहीं रहे हो, तो आपने डिटेल नहीं दी तो उसको अपन यहां पे कंसिडर कर लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर ब्लैक मनी में आपकी फॉरेन की कोई इनकम मिलती है तो उसके सामने कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉसेस अलाउ नहीं होगा। मतलब फॉरेन की इनकम मिली वो सीधी ग्रॉस टैक्सेबल होगी, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगी, उसके सामने कोई भी खर्चा वर्चा है वो आपको अलाउ नहीं होगा। एक और चीज इन्होंने बताई कि अगर मान लो कोई इनकम है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में असेस हो चुकी है, इनकम टैक्स एक्ट में आपने ले लिया, तो क्या ब्लैक मनी एक्ट में वापस आप लोगे क्या? आंसर इज नो, और वाइस वर्सा। अगर कोई इनकम है अनडिस्क्लोज इनकम, वो अगर ब्लैक मनी एक्ट में आ गई है तो उसको वापस से इनकम टैक्स एक्ट में अलग से फिर असेस नहीं करेंगे, और नहीं तो बेचारा असेसी है, उसको मर जाना पड़ेगा करके, ठीक है। तो अगर कोई भी इनकम है वो इनकम इंडिया के बाहर की थी और उसको अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में ऑलरेडी ले चुके हो तो उस पर ब्लैक मनी एक्ट नहीं लगेगा, या अगर ब्लैक मनी एक्ट में उस इनकम को लिया है तो फिर उस पर जो है वो आपका इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगेगा। ये नोट में मैंने बताया। तो देखिए, इनकम फ्रॉम सोर्स आउटसाइड इंडिया इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एनी असेसमेंट और रीअसेसमेंट इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में ऑलरेडी ले लिया है, सेक्शन 29 मतलब पीजीबीपी में, या 43 सीबी पीजीबीपी की सेक्शन होती है, अदर सोर्सेज में, ट्रांसफर प्राइसिंग में कहीं ले लिया है, देन सच इनकम शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, उस पर फिर ब्लैक मनी एक्ट में नहीं लेना। या फिर एनी इनकम और असेट इज इंक्लूडेड इन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम असेट अंडर दिस एक्ट, मतलब ब्लैक मनी एक्ट में ले लिया है, देन सच इनकम और असेट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम टैक्स एक्ट, भाई इनकम टैक्स एक्ट में फिर आप उसको नहीं लोगे। दिस इज द लास्ट पार्ट, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट करके, ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन वाला पार्ट बचेगा। अब एक बात समझो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या असेट की वैल्यू जब आप निकालते हो तो पहली चीज तो उसके सामने कोई भी लॉसेस अलाउ नहीं होते, कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होते करके, ठीक है, कोई भी खर्चे, कोई भी लॉसेस आपके अलाउ नहीं है। इन सिंपल वर्ड, आपको ग्रॉस इनकम है वो टैक्सेबल होगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस और सेट ऑफ ऑफ लॉसेस नॉट टू बी अलाउड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम, तो जो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम है उसके सामने कोई भी आपके एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं, कोई भी तुम्हारे लॉसेस वगैरह है वो अलाउ नहीं होंगे। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने जो फॉरेन में कोई असेट खरीदी थी वो असेट आपने कुछ पैसा व्हाइट का लगाया था, कुछ पैसा ब्लैक का लगाया था, तो बेटा उसमें जितना पैसा आपने व्हाइट का लगाया था वो लेस कर देंगे। बड़ा लॉजिकल है कि भाई फॉरेन में आपने, फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर खरीदे थे। अब माइक्रोसॉफ्ट के शेयर मैंने 27 लाख के खरीदे थे, बट उसमें से मैंने 15 लाख तो व्हाइट का पैसा लगाया था जो डिस्क्लोज था,
और मैंने बाकी वाला जो है ओनली 12 लाख वो मैंने ब्लैक का लगाया था, तो जितना ब्लैक का पैसा लगाया था वो लेस हो जाएगा भाई, सॉरी जितना ब्लैक का पैसा लगाया था वही वाला कंसिडर होगा जो व्हाइट का पैसा लगाया था, और वो थोड़ी आप असेट की वैल्यू में लोगे, वो नहीं लेना चाहिए ना। यहां पे समझना ऑल पीपल, मेरे को लास्ट सिर्फ 2 मिनट और अटेंशन चाहिए आपका, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है, इफ एनी असेट इज एक्वायर्ड आउट ऑफ एनी इनकम विच वाज ऑलरेडी असेस्ड अर्लियर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, मतलब बिफोर ब्लैक मनी एक्ट आने से पहले ऑलरेडी इनकम पे इनकम टैक्स में टैक्स लग चुका था और ब्लैक मनी एक्ट में लग चुका था, देन सच इनकम शैल बी रिड्यूस, भी उतना इनकम आपको रिड्यूस करना है। अब आप बोलोगे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हरी एक्वायर्ड द शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी फॉर द 10 लाख, 10 लाख में शेयर खरीदा फॉरेन कंपनी का, ही यूटिलाइज 4 लाख व्हाइट मनी एंड 6 लाख ब्लैक मनी, मतलब 4 लाख उसने व्हाइट का पैसा लगाया, 6 लाख ब्लैक का लगाया। नाउ द वैल्यू ऑफ सच असेट इज 42 लाख, भाई नाउ उसकी वैल्यू कितनी है 42 लाख, तो आपने व्हाइट का पैसा कितना लगाया था, 4 लाख लगाया था, 4 लाख लगाया था, तो 42 लाख में से आप 4 लाख है वो लेस कर दो, 4 लाख जितना व्हाइट का पैसा था वो लेस कर दो। आप बोलोगे सर गलत कर रहे हो, प्रोपोर्शनेट आज की वैल्यू करनी चाहिए ना, क्योंकि एक बात बताओ, आपने टोटल 10 लाख लगाया था और 10 लाख की वैल्यू आज 42 लाख हुई है, तो व्हाइट के पैसे की भी तो वैल्यू बढ़ी, उसको आज की वैल्यू पे लेस करो ना सर। आंसर इज ऐसा नहीं है। लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि हरी एक्वायर्ड द शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी, 10 लाख में खरीदा था आपने, उसमें 4 लाख आपका व्हाइट का पैसा था, 6 लाख आपका ब्लैक का पैसा था, तो 4 लाख आपका व्हाइट का पैसा, 6 लाख आपका ब्लैक का पैसा, 4 लाख आपका व्हाइट का पैसा, 6 लाख आपका ब्लैक का पैसा। नाउ वैल्यू कितनी होगी, तो नाउ वैल्यू उसकी 42 है, तो उसमें से जितना व्हाइट का पैसा था वो लेस कर दो, तो आज उस शेयर की वैल्यू 38 लाख है वो लेनी है, 38 लाख है वो लेनी है। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, प्रोपोर्शनेट करना चाहिए। आप बोलोगे लॉजिकली क्या होना चाहिए था कि एक बात बताओ भाई 40-60 का रेशियो है, तो 42 लाख में से व्हाइट का कितना 40% है ना, तो आपको 25 लाख 20,000 लेना चाहिए, यहां पे 25 लाख 20,000 लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई फॉरेन की एसेट एक्वायर आपने की थी और उसमें कुछ पैसा व्हाइट का लगाया था, कुछ पैसा ब्लैक का लगाया था, तो व्हाइट का जितना पैसा है वो लेस कर दो आज की वैल्यू में से। लेकिन बेटा जो आप सोच रहे हो ना का प्रोपोर्शनेट करना चाहिए, वो करने को दिया है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। कैसे, तो देखिए, इन कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट बी इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फॉलोइंग अमाउंट शैल बी रिड्यूस। कौन सा, एफएमवी ऑफ असेट मल्टीप्लाई बाय व्हाइट मनी कितना लगाया था डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट। तो यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो आप सोच रहे थे ना वैसा करने को मिलेगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, देखिए, अ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन कंट्री आउटसाइड इंडिया वाज एक्वायर्ड बाय मिस्टर ए एंड असेसी इन द प्रीवियस ईयर 12-13 में एक्वायर किया था 60 लाख में। आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 60 लाख 35 लाख वाज असेस्ड टू टैक्स इन द टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 12-13, मतलब उसमें से 35 लाख है वो आपका व्हाइट का पैसा था। एंड इन अर्लियर ईयर सच अनडिस्क्लोज असेट कम्स टू नोटिस ऑफ एओ इन करंट ईयर इफ द वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज 120 लाख। तो एक बात बताओ, आपकी टोटल वैल्यू है वो 120 है, आपकी कॉस्ट थी 60 में से 35 लाख है वो आपका व्हाइट का था, तो 25 लाख ब्लैक का रहेगा, तो 25 लाख के प्रोपोर्शनेट आज की वैल्यू कितनी है वो आप वैल्यू में ले लो। तो आप क्या करोगे, 120 लाख आज की वैल्यू है डिवाइड बाय टोटल वैल्यू 60 का था, आपने व्हाइट वाला पैसा लेस करना है, तो आप एक काम करो मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो, तो प्रोपोर्शनेट जो भी आता है वो लेस कर दो। तो आप क्या करोगे, यहां पे 120 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 35, तो यह आ गया 70। तो 120 में से 70 लेस कर दो, तो 50 आज की वैल्यू आ जाएगी, 50 पे टैक्स लगेगा। जो 50 है वो 50 पे आपका टैक्स है वो लगेगा करके, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई एक बात बताओ, आज की वैल्यू 120 है, उसमें ब्लैक का पैसा कितना था 25 था, डिवाइड बाय टोटल पैसा कितना था 60 था, तो प्रोपोर्शनेट कितना आया 120 मल्टी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 25, तो आपका 50 आ जाएगा, तो 50 आपकी वैल्यू मानी जाएगी करके, ठीक है। द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स शैल बी द एक्स माइनस वाई जेड, वेयर जेड का मतलब आपका 50 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, आप सीधे चलिए क्वेश्चंस पे, आपका कंपाइलर पे आ जाइए और कंपाइलर में ब्लैक मनी टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल क्वेश्चन कितने देर के हैं, आईसीआई ने टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे अपने मॉड्यूल में, पांचों 5 मैंने ले लिए करके, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए।
ऐश्वर्या, आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे जैसे ही अपन ये क्वेश्चंस करेंगे। जिन जिन लोगों के डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे जैसे ही अपन ये क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है। रविंद्र एक बंदा है, इंडियन सिटीजन था, लेफ्ट इंडिया एंड सेटल्ड इन द यूके ऑन 10th अप्रैल 2016। तो 10th अप्रैल 2016 से वो बंदा यूके में सेटल्ड हो गया। तो यूके में सेटल्ड हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा जो है वो अभी नॉन रेजिडेंट है। अभी इस साल में तो वो नॉन रेजिडेंट है क्योंकि वो यूके में सेटल्ड है। तो 2016-17 से वो नॉन रेजिडेंट है। ही हैड नेवर लेफ्ट इंडिया प्रीवियसली सिंस अप्रैल 2008। अप्रैल 2008 के बाद वो कहीं नहीं गया था। अप्रैल 2008 से वो इंडिया में ही था और वो अप्रैल 2016 तक था, मींस अप्रैल 2008 टू अप्रैल 2016 वो इंडिया में ही था। तो मतलब वो बंदा रेजिडेंट था इंडिया का। ही एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹200 लाख इन हिज नेम इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14। तो 13-14 में उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी 200 लाख की उसके खुद के नाम पे। तो एक बात बताओ, इन द प्रीवियस ईयर व्हेन ही एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी इन द मलेशिया, दैट ईयर ही वाज अ रेजिडेंट ना। उस ईयर में तो वो रेजिडेंट था क्योंकि वो इंडिया में ही था। वो इंडिया छोड़ के इस डेट को गया और 2008 से पहले कभी नहीं, उससे पहले गया होगा और 8 के बाद तो नहीं गया। तो इन द प्रीवियस ईयर 13-14 ही वाज द रेजिडेंट ना। असेसिंग ऑफिसर केम टू नो दिस इन द मार्च 2024। इस साल एओ को पता चला कि ये भाई ने 13-14 में मलेशिया में एक प्रॉपर्टी खरीदी 200 लाख की करके, लेकिन वो आज वो बंदा इंडिया में रह नहीं रहा है, वो रह रहा है यूके में। ठीक है। बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द ईडी इन द सम अदर पर्सन्स केस। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो किसी और केस में कुछ इंक्वायरी कर रहे थे, उसमें पता चला कि रविंद्र ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। कहां पे? और वो खरीदी थी मलेशिया में जब 13-14, जब उस ईयर में वो रेजिडेंट था। The assessing officer having record of some concrete evidence against the Ravindra, so issue a notice under section 10 of Black Money and Imposition Act 2015 in the current year. Ravindra's counsel contended that since Ravindra is not a resident in the financial year 23-24, a notice under section 10 could not be issued to him. Notice 10 उसको इशू करते हैं कि भाई जिस पे ब्लैक मनी एक्ट लग रहा है और उसको बोला जाता है आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा, इतना पेनल्टी भरना पड़ेगा, उसका नोटिस जाता है 10 में। Is the issue of notice under section 10 of the Black Money Act is tenable in law? क्या जो ये इशू किया जा रहा है ये tenable in law है? आंसर इज यस। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये भैया एक्ट में आपको असेसी आप तब माने जाओगे। असेसी का मतलब आप रेजिडेंट या तो प्रीवियस ईयर में हो या फिर जिस ईयर में आपने असेट एक्वायर की थी उस ईयर में आप रेजिडेंट थे। तो आप एक बार आंसर को रीड कर लीजिए और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एक बार इसको रीड कर लीजिए और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। रीड करिए सब। चलिए डन। तो कुल मिला के एक बात बताओ, लॉ क्या बोलता है? इसको लैंग्वेज को आपको याद रखना है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि रेजिडेंट, इसमें लॉ में ये लिखा हुआ है रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा। असेसी का मतलब क्या है? असेसी डिफाइंड इन 2(2) ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट इंक्लूड अ पर्सन बीइंग रेजिडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स इन द प्रीवियस ईयर। या तो प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट, यहां आर एंड आर, आर बट एन आर कुछ नहीं बोला। और बीइंग द नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन द करंट ईयर, बट इन द प्रीवियस ईयर जिस ईयर में वो असेट एक्वायर की थी उस ईयर में वो रेजिडेंट था, या वो इनकम जिस ईयर की है उस ईयर में वो रेजिडेंट था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ऐश्वर्या, जो लैंग्वेज मैंने बोली है उस पर ध्यान दो तो आपको समझ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है देखिए।
हर्षित स्टे इन इंडिया ओनली 48 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। इस साल में वो सिर्फ 48 डेज इंडिया में था, मतलब कुल मिला के वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, इस साल में। ही हैड एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन द लोकेटेड इन कंट्री ए इन द सितंबर 2013 में खरीदा था 80 लाख में। तो 80 लाख में एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था इन द कंट्री ए करके। आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 लाख 55 लाख वाज असेस्ड टू टैक्स इन हिज टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर 13-14 एंड 12-13 व्हेन ही वाज अ रेजिडेंट इन इंडिया। द रिमेनिंग इनकम वाज नॉट बीन असेस्ड टू टैक्स इन एनी ईयर। मतलब उसमें से व्हाइट का पैसा जो था, एक बात बताओ, उसने 80 लाख डाला था, 80 लाख में से 55 लाख है वो व्हाइट का पैसा था। द असेट कम्स टू द नोटिस ऑफ द एओ इन द करंट ईयर एंड द आज की वैल्यू उसकी 120 लाख है। What is the value of undisclosed asset, house property located in country A in hands of Mr. Harshit for the purpose of Black Money Act, and in which year it would be is going to be chargeable to tax? So guys, यहाँ पे टैक्स लगेगा वो जिस ईयर में नोटिस में आया उस ईयर में लगेगा, और उसमें व्हाइट देखो हाउस प्रॉपर्टी है, तो हाउस प्रॉपर्टी में वो प्रोपोर्शनेट का बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, आज की वैल्यू कितनी है, 120 है, उसमें से आपने टोटल 80 में एक्वायर किया था, उसमें ब्लैक मनी कितना है, तो मैं बोलूं ब्लैक मनी 25 है, तो ब्लैक मनी 25 है, इसका मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 80, तो इट्स कम्स टू द 37.5। तो 37.5 है, वो 37.5 आपका ब्लैक मनी का असेट के हिसाब से अनडिस्क्लोज असेट की वैल्यू मानी जाएगी, और इस पे जिस ईयर में नोटिस में आया उस प्रीवियस ईयर में इस पे टैक्स लग जाएगा। दर्शन शाह नींद में है क्या? कुछ चीजें बाकी है तो बाकी रहने देना। ये दर्शन शाह नींद में रहता है, पता है बच्चा, ये या फिर मोबाइल पे टाइम पास करता है और फिर एकदम आ जाता है ये। चलिए इसको एक बार रीड करिए। चलो रीड कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रीड कर लिया आपने, बोलो डन। हो गया तो बोलो डन। डन, अरे हो जाता है तो बोलो डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। हो जाता है तो आपको डन बोलने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3, एन अपार्टमेंट लोकेटेड इन कंट्री एक्स वाज बॉट इन 1988 फॉर द 10 लाख। मतलब 10 लाख में एक अपार्टमेंट खरीदा था कंट्री एक्स में। इट वॉज सोल्ड इन द ईयर 2003 फॉर द 30 लाख। मतलब 30 लाख में आपने बेच दिया अपार्टमेंट। मतलब 10 लाख में खरीदा था एक अपार्टमेंट, आपने 30 लाख में बेचा। लेकिन दिस अमाउंट इज डिपोजिटेड इन द बैंक अकाउंट इन द कंट्री एक्स। कंट्री एक्स के बैंक अकाउंट में इसको इंक्लूड किया है, मतलब बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो मैं बताऊं, अगर बैंक अकाउंट में डाल देते हैं, अगर वही पैसा जो पुरानी एसेट बेची है उसको बैंक अकाउंट में डाला, तो बैंक अकाउंट में उसको कंसिडर करेंगे। और जब बैंक अकाउंट में कंसिडर करेंगे तो मैं बोलूं यहां 10 लाख और 30 लाख विच एवर इज हायर, तो 30 लाख वैल्यू आती है। इस प्रॉपर्टी को अपन कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन द ईयर 2004 अनदर अपार्टमेंट वॉज परचेज फॉर 45 लाख। एक नया घर खरीदा 45 लाख में। द इन्वेस्टमेंट इन द न्यू अपार्टमेंट वॉज मेड थ्रू द विड्रॉल फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब एक बात बताओ, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू में से अपन लेस करेंगे 45 लाख, क्योंकि अभी जो नया अपार्टमेंट आपने 45 लाख में खरीदा है ये बैंक अकाउंट से ही विड्रॉ करके खरीदा है, तो बैंक अकाउंट के डिपॉजिट में से ही तो आपने लिया होगा। तो यहां पे भैया 45 लाख बैंक अकाउंट की वैल्यू निकालते टाइम अपन लेस कर देंगे। आगे क्या दे रखा है, The new apartment has not been transferred before the valuation date and its value as on valuation date is 55 lakh. New apartment अभी भी है आपके पास जिसकी वैल्यू 55 लाख है। Assuming that the value of foreign bank account in the country X is computed under rule number 31E is 70 lakh. Means बैंक अकाउंट की वैल्यू 70 लाख है। What would be the fair market value of new apartment as per the rule? तो देखो न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू आप कितना लोगे, 45 लाख जितने में खरीदा था, और भैया वैल्यूएशन डेट की एफएमवी विच एवर इज हायर 55 लाख है, तो आप 55 लाख लेंगे।
बैंक अकाउंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो बैंक अकाउंट की वैल्यू लेते टाइम आप भैया, बैंक अकाउंट है वो 70 लाख का है, तो उसमें से ये 45 लाख लेस कर देंगे। बैंक अकाउंट में से आपका 70 लाख का है तो 45 लाख लेस कर देंगे। बट यहां तो न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू पूछा था, तो न्यू अपार्टमेंट की वैल्यू ऑब्वियसली आपका जो वैल्यूएशन डेट को 55 लाख उसकी वैल्यू है और कॉस्ट है वो 45 लाख थी, विच एवर इज हायर कम्स टू 55 लाख, तो 55 लाख आ जाएगी। सिमिलर एग्जांपल मैंने कराया था आपको, सिमिलर एग्जांपल मैंने कॉम्पैक्ट में दे रखा है, सिमिलर एग्जांपल आ जाएगा। तो देखिए, FMV of the new apartment, higher of the cost of acquisition as or the price at which the property can be sold in the open market, that is 55 लाख, तो 55 लाख आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है मिस्टर पिल्लो, पिल्लू या पिल्लो जो भी आपको बोलना है, एज 72 ईयर्स की है, लड़का है। पिल्लो मतलब लड़का क्या, अंकल होंगे अब तो, अंकल क्या दादाजी के समान है। मिस्टर पिल्लो was the मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द अशोक प्राइवेट लिमिटेड सूरत, सूरत के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। ही रिटायर्ड इन जून 2009, जून 2009 में बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया एंड लेफ्ट परमानेंटली इन जनवरी 2012, इंडिया को छोड़ दिया। सोचा अब इंडिया छोड़ देते, 72 एज है और जनवरी 2012 में इंडिया को छोड़ दिया। इट केम टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन इन द जून 2023, इस साल पता चलता है कि मिस्टर पिल्लो हैज एक्वायर्ड असेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 8-9 एक्सीडिंग 500 lakhs आउटसाइड इंडिया, consisting of the residential apartment and deposit in the bank, which were not disclosed for income tax purpose up to the assessment year 12-13, for which the return of income was filed in India। तो पता चलता है एओ को कि इन्होंने क्या किया है कि प्रीवियस ईयर 8-9 में इंडिया के बाहर कोई 500 लाख के ऊपर की असेट खरीदी है, मींस 5 करोड़ से ऊपर की असेट खरीदी है, जिसमें रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, डिपॉजिट इन द बैंक है, और उसके बाद बंदा जो है वो शिफ्ट हो गया बाहर। बाहर कब चला गया? जनवरी 2012 में, लेकिन पहले इंडिया में ही था, सूरत में था। मिस्टर पिलो वॉज सर्व नोटिस अंडर द ब्लैक मनी एक्ट एंड लाइक अगस्त 2023 में उसको नोटिस भेजा, और नोटिस भेजा तो पिलो इज अ ओपिनियन दैट since 10 year have lapsed from the last assessment year in which it was assessed in India, no proceeding could be initiated against him under Income Tax Act 1961 as well as Black Money Act। पिलो इज अ नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट 24-25, इस साल वो नॉन रेजिडेंट है। वो बोलता है कि भाई 10 साल हो गए हैं, तुम 10 साल के बाद कुछ भी क्या कर रहे हो करके, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, discuss the liability of pillow under black money law, state the procedure and the methodology for determining the value of undisclosed asset outside after evaluating the validity of contention issued by him। पहली चीज तो जो पिलो 10 साल की बात कर रहा है वो इनकम टैक्स में होता है, यहाँ ब्लैक मनी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट में भैया पता चल गया कि आप रेजिडेंट थे जिस ईयर में एसेट खरीदी थी करके, ठीक है, तो भैया इसमें आप पकड़े जाओगे, धरे जाओगे और यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो जो इसका आंसर दे रखा है बड़ा एलिब्रेट करके इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, आप इसको एज इट इज रीड कर लीजिए, एज इट इज रीड कर लीजिए आप इसको। एज इट इज आप रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को।
डन पीपल, से डन, से डन। चलिए अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द आईसीआई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए। दीपक, एज 45 ईयर्स का है, सिटीजन है इंडियन, सेटल्ड इन द कैलिफोर्निया सिंस 2015। तो 2015 से तो बंदा जो है वो कैलिफोर्निया में है। प्रायर टू दैट ही हैज ऑलवेज बीन इन इंडिया, उससे पहले वो हमेशा इंडिया में था। He had acquired a residential property in the California in 2009. 2009 में उसने कैलिफोर्निया में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, जब वो रेजिडेंट था, और वो कितने में खरीदी, USD $20,000 में। He kept bank deposit in the USD 10,000 in the bank account in the New York since 2010. तो 2010 में उसने USD 10,000 न्यूयॉर्क की एक बैंक में जमा कराया था। तो उसके पास दो असेट हो गई, एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कैलिफोर्निया में, और दूसरा न्यूयॉर्क में उसने क्या किया था, एक बैंक अकाउंट खोला था, ठीक है, जिसमें 10,000 USD डाला था, उसने डिपॉजिट किया था। नोटिस अंडर ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 वाज इशूड इन द करंट ईयर। करंट ईयर में उसको नोटिस भेजा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एज ऑन 1/4/2023 है, वो मान लो यहां $25,000 है। 1/4/2024 अगले साल की $32,000 है, और जिस दिन उसको नोटिस भेजा उस दिन की प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो $30,000 है। बैंक डिपॉजिट जो है उस पे अक्रूड इंटरेस्ट वगैरह जो है वो 12,500 है 1/4/2023 को, USD 12,800 है 1/4/2024 को, और USD 12,700 है 20 अक्टूबर 2023 को। US डॉलर की आपको रेट दे रखी है, आपको US डॉलर की रेट दे रखी है 1 अप्रैल 2023 की, लास्ट ईयर की, सॉरी अगले साल की, और जिस दिन नोटिस भेजा उस दिन की। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज फॉरेन असेट चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ दीपक एज पर द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज एंड इंपोजिशन ऑफ द टैक्स एक्ट 2015। तो देखो पहली चीज तो मैं बताऊं, आपको वैल्यू कौन सी डेट की लेनी है, वैल्यूएशन डेट की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दो असेट है, एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में जो आपकी कॉस्ट थी, और दूसरा आपकी एनआरवी ले लो वैल्यूएशन डेट की, कॉस्ट और एनआरवी एज ऑन वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट मतलब 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 2023 आएगा, विच एवर इज हायर। अब एक बात बताओ, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने कितने में खरीदा था, तो इन्होंने दे रखा है कैलिफोर्निया में आपने जो खरीदा था वो $10,000 $20,000 में खरीदा था, तो कॉस्ट थी आपकी $20,000। अब वैल्यूएशन डेट को उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यूएशन डेट आप लोगे 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर को इसकी जो वैल्यू है दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वो $25,000 है, तो आप यहां पे ले लोगे $25,000। तो हायर कितना आ जाएगा, $25,000, तो $25,000 है, ये तो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। लेकिन एक बात समझता, बैंक अकाउंट में अपन लेते हैं सिर्फ डिपॉजिट वाला अमाउंट कि कितना डिपॉजिट हुआ, तो बैंक अकाउंट में एक बात बताओ, अभी की वैल्यू नहीं लेने का, आपको डिपॉजिट की टोटल करने का, आपको डिपॉजिट की टोटल करने का। तो डिपॉजिट तो आपने सिर्फ $10,000 ही तो किया था, डिपॉजिट जो है वो तो आपने $10,000 ही तो किया था, और कहां डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट तो कुछ किया ही नहीं, डिपॉजिट तो आपने $10,000 ही किया था। तो जो डिपॉजिट वाला वैल्यू है वो $10,000 है, तो बैंक अकाउंट की वैल्यू $10,000 आएगी। मल्टीप्लाई, आप करेंसी की रेट कौन सी डेट की लोगे, तो करेंसी की रेट आप जो लेंगे वो लेंगे आप वैल्यूएशन डेट की, और वैल्यूएशन डेट को करेंसी मतलब वैल्यूएशन डेट मतलब 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर को कन्वर्जन रेट है वो 71 है, तो 71 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक तो 25 लाख रुपया जो है उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $10,000 को 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो $25,000 है उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $10,000 को 71 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आएगा। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, आज जो बैंक की वैल्यू आ रही है दैट इज ड्यू टू द अक्रूड इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी तो डिपॉजिट में आना चाहिए। देखो इंटरेस्ट डिपॉजिट में आना चाहिए, ऐसी कोई जरूरी मतलब आना चाहिए, बट हो सकता है ना वो इनकम में ऑलरेडी टैक्स लग चुका हो, बिकॉज इंटरेस्ट है वो इनकम में आ गया हो और वो इनकम पे टैक्स लग गया हो और उस पे असेट में ना लिया हो।
इनकम पे ऑलरेडी टैक्स लग गया हो, फॉर एन एग्जांपल लास्ट ईयर उसमें इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो इंटरेस्ट पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका हो, तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे ये माना है कि भैया बैंक अकाउंट में हम क्या करेंगे, जितना डिपॉजिट वाला वैल्यू है वो अपन ले लेंगे। और डिपॉजिट कुछ नहीं हुआ, इन्होंने बोला कि बैंक डिपॉजिट विद द अक्रूड इंटरेस्ट देयरऑन, ये जो है वो वैल्यू दे रखी है, बट अपने को तो डिपॉजिट वाला लेना है। डिपॉजिट आपने सिर्फ 10,000 यूएसडी कराया था, तो वो आपने लिया है। आप एक काम करिए, इसका सॉल्यूशन एक बार आप रीड कर लीजिए। दिस 5 क्वेश्चन आर गिवन बाय द आईसीआई, और इस 5 में से हो सकता है एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके बैठ जाए। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पहली बार आप ही का एग्जाम है जिसमें ब्लैक मनी आ रहा है करके, ठीक है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए देखिए, एक काम करिए, इसको रीड करिए सॉल्यूशन को। एक्सचेंज रेट आपको वैल्यूएशन डेट का लेना है, और वैल्यूएशन डेट 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर रहता है। यहां देखो दे रखा है ये चीज, यहां देखो, यहां दे रखा था आरबीआई रेफरेंस डेट ऑन द वैल्यूएशन डेट। वैल्यूएशन डेट होता है 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर। इशिता, %30 टैक्स आता है, उसमें सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड नहीं करना है। यस नवनीत पॉसिबल, यस नवनीत पॉसिबल, बिकॉज जो इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा उस ईयर में तो वो नॉन रेजिडेंट था ना, तो वो ऐसे भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो डिपॉजिट लेना है, तो डिपॉजिट के बारे में तो और कोई डिटेल दिया नहीं रखा है। चलो डन, बोलो डन, बोलो डन। नहीं देवांशी, जितना डिपॉजिट है वही आएगा, और बैंक अकाउंट में डिपॉजिट सिर्फ $10,000 है बस, और कोई डिपॉजिट नहीं है। रीड करो, दे रखा है आपको। नहीं, कुछ सरचार्ज वगैरह नहीं, सीधा 30% टैक्स, कितना भी हो 30% टैक्स। अरे दर्शन, वो कंसिडर नहीं किया तो भी आपको डिपॉजिट पे ध्यान देना है। डिपॉजिट के में क्या है, सिर्फ डिपॉजिट में जो है वो डिपॉजिट में सिर्फ, क्योंकि लॉ बोलता है जो डिपॉजिट वैल्यू है वो लेना है, तो $10,000 लेना, आप इंटरेस्ट को छोड़ दो, डिपॉजिट। चलो अब आ जाओ, आपकी बुक में पेज नंबर 113 होगा शायद, लास्ट पेज ऑफ द ब्लैक मनी एक्ट का। लास्ट पेज पे दे रखा है पेनल प्रोविजन, कि पेनल्टी कितना लगेगा। तो पेनल्टी कितना लगेगा, तो सबसे पहले सेक्शन 41 है। 41 क्या बोलती है कि वेयर टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड इन रिलेशन टू द अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट। इस पे जो टैक्स आपने कंप्यूट किया था, वेयर टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड इन रिलेशन टू द अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या एसेट, जो टैक्स आता है, पेनल्टी कितना लगेगा। इन एडिशन टू द टैक्स अ सम इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स सो कंप्यूटेड। मींस भैया आपको टैक्स तो भरना ही है, टैक्स पे आपको 3 टाइम्स पेनल्टी भरनी है, 3 टाइम्स पेनल्टी लगेगी सेक्शन 41 में। तो इसका मतलब इन सिंपल वर्ड बेटा आपको 120% भरना पड़ेगा। जो वैल्यू आएगी उसका 120% है, वो गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, क्योंकि 30% तो टैक्स, और 30% का 3 टाइम्स कम्स टू द 90% करके, ठीक है। उतना आपको क्या भरना पड़ेगा, पेनल्टी। सेक्शन 42 क्या बोलती है, फेलियर टू फर्निश रिटर्न इन रिलेशन टू द फॉरेन इनकम और असेट। ये पेनल्टी और लगेगी। ये पेनल्टी बोलती है
कि आपने मान लो फेलियर टू फर्निश रिटर्न इन रिलेशन टू द फॉरेन इनकम और असेट, फॉरेन इनकम या असेट को आपने डिक्लेयर नहीं किया था रिटर्न में, मतलब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, रिटर्न आपको फाइल करना था और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया। क्योंकि आप एक बात बताओ, अपने इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, इंडिया के बाहर किसी अकाउंट का साइनिंग अथॉरिटी, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10 लाख रुपए का पेनल्टी ये और लगेगा करके, ठीक है। उसके बाद फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ इनकम और फर्निशिंग द इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स अबाउट द असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपने रिटर्न फाइल किया था बट रिटर्न में आपको फॉरेन में असेट का डिटेल देना पड़ता है, आजकल आईटीआर फॉर्म में होता है, फॉरेन की असेट का डिटेल देना पड़ता है, आपने नहीं दिया या फिर आपने गलत दिया तो उसमें आपको 10 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा करके, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ द टैक्स अरियर, जितना आपका टैक्स का डिमांड नोटिस आया होगा वो टैक्स भरना पड़ेगा आपको, आपने नहीं भरा तो जो टैक्स आएगा उसका 100% तक पेनल्टी और लगेगा अगर आपने टैक्स नहीं भरा तो। और लास्ट वाला फेलियर without reasonable cause to the answer any question puts to him by the tax authority or to sign any statement made by him in the course of any proceeding under the act to attend or produce books of accounts or document at a place or time in response to summon issued under section 8। भैया आपने अगर मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा था, उसका रीजनेबल आपने आंसर नहीं किया या फिर आपको समन भेजा उसका आपने रिप्लाई नहीं किया, आपको बुक्स वगैरह मंगाया था आपने वो नहीं दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक पेनल्टी लगेगी। तो ये 4 पेनल्टी है, 4-5 पेनल्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में कहीं आ जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि इन एडिशन टू द अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम और असेट पे जो टैक्स आएगा उसके अलावा पेनल्टी कितनी रहेगी, तो सेक्शन 41 ये बोलती है कि भैया 3 टाइम्स ऑफ द टैक्स है वो पेनल्टी लगेगा। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था फॉरेन इनकम या असेट से रिलेटेड जो करना चाहिए था, 10 लाख का पेनल्टी लगेगा। अगर आपने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन आपने फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट पर्टिकुलर अबाउट द असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर जो असेट्स है उससे रिलेटेड आपने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी थी या इंफॉर्मेशन दी नहीं थी तो 10 लाख का पेनल्टी लगेगा। और अगर आपने टैक्स जो अरियर है वो आपने पे नहीं किया तो 100% ऑफ टैक्स अरियर का पेनल्टी लगेगा। और बेटा अगर आपको रीजनेबल कॉज नहीं है और आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या कोई स्टेटमेंट आपने नहीं दिया या आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मंगाई वो आपने नहीं दी, तो उसमें आपको 50,000 से लेके और 2 लाख तक का आपको पेनल्टी है, वो पेनल्टी लग जाएगा। अब एक बात समझना, इसके अलावा इसकी सेक्शन 6 से लेके 88 तक की सेक्शन है वो भी ब्लैक मनी एक्ट में है, बट प्रोसीजरल पार्ट इन द ब्लैक मनी एक्ट इज सिमिलर टू द डीटी पार्ट। आईसीआई ने थोड़ा बहुत दिया है बट आईसीआई ने भी नहीं दी। ये जितनी भी सेक्शन है 6 से लेके 88 तक की, ये आईसीआई ने भी पूरी नहीं दी है, इसमें कुछ पार्ट उन्होंने दिया था पेनल्टी वाला जो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब है वो डीटी पार्ट जैसे, ये जैसे अपील करना, जैसे सीआईटी अपील, फिर आईटेट अपील, फिर हाई कोर्ट अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट अपील, उसका रिवीजन करना, रेक्टिफिकेशन करना, वो सब पार्ट वैसा ही है जैसा डीटी वाला है। आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव जो पूछा जाएगा जो मैंने आपको बता दिया। यहां पे है ना कुछ मीनिंग दे रखा है सर्टेन टर्म्स का, अगर आपको पढ़ना है तो इसको आप पढ़ लेना एक बार। मीनिंग क्या दे रखा है सर्टेन टर्म्स का, जैसे यहां पे दे रखा है कि एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट किसको बोलते हैं, एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट, क्योंकि यहां पे बोला था कि लिस्टेड शेयर्स के केस में अपने को क्या करना पड़ेगा कि एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट है उसका लोएस्ट एंड हाईएस्ट का एवरेज लेना पड़ेगा, एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पे एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट का लेना है, तो एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट किसको बोलेंगे, तो यहां डिफाइन कर रखा है एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट मींस एन स्टॉक एक्सचेंज that is officially recognized and supervised by a government entity in which the market is located and that is meaningful annual value of the shares are traded on the exchange। मतलब ऐसा कोई भी मार्केट एक्सचेंज that is officially recognized and supervised by government entity in which the market is located and that has meaningful annual value of the share traded in the exchange। means ऐसा एक्सचेंज जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, सुपरवाइज्ड है एंड गाइस उसका एनुअल टर्नओवर है, वो मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स उसमें ट्रेड होते हैं, मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स है वो उसमें ट्रेड होते हैं। लेकिन आप बोलोगे मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज का मतलब क्या, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं नेस्डेक, नेस्डेक जो है वो यूएस गवर्नमेंट है, वो रिकॉग्नाइज है, उससे सुपरवाइज्ड होता है गवर्नमेंट से, तो उस पर्टिकुलर केस में जो नेस्डेक है वो लेंगे, वो आपका एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट आया और वहां पे मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज होना चाहिए। अब आप बोलोगे ये मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज क्या है, तो देखिए with respect to the exchange it means it has an annual value of shares traded on the exchange
or a predecessor exchange exceeding $1 billion during each of the 3 calendar year immediately preceding the calendar year in which the determination is being made. मतलब भैया जिस ईयर में ये डिटर्मिनेशन हो रहा है उस कैलेंडर ईयर को छोड़ दो, पिछले 3 कैलेंडर ईयर में उसमें जो आपका ट्रेड हुआ है वो ट्रेड आपका $1 बिलियन से ज्यादा हुआ है, $1 बिलियन से ज्यादा हुआ है पिछले 3 सालों में ट्रेड, तो उसको अपन बोलेंगे दैट इज द मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज. उसके बाद में मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग ऑन ऑनगोइंग बेसिस होना चाहिए. उसका मतलब विद रेस्पेक्ट टू ईच क्लास ऑफ द शेयर्स, जो भी क्लास ऑफ द शेयर्स है जैसे इक्विटी शेयर्स वगैरह, ट्रेड्स इन ईच सच क्लास आर अफेक्टेड अदर देन द डी मिनिमस क्वांटिटीज. डी मिनिमस क्वांटिटी मतलब जो छोटा मोटा होता है उसको छोड़ के on one or more established security market on at least 60 days during the prior calendar year. मीन्स भैया उस शेयर में जो ट्रेड हुआ है वो एटलीस्ट 60 डेज प्रायर टू द पिछले कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 60 डेज उसमें ट्रेडिंग हुई है. एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर इन ईच सच क्लास दैट आर ट्रेडेड ऑन सच मार्केट और मार्केट ड्यूरिंग द प्रायर year at least 10% of average number of share outstanding in that class during the prior calendar year. मतलब जो टोटल शेयर है उसमें से एटलीस्ट 10% शेयर की ट्रेडिंग हुई है. अब ये मैं बताऊं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन करके, ठीक है. कोटेड शेयर और सिक्योरिटी किसको बोलेंगे? तो ऐसे शेयर और सिक्योरिटी विच हैज द मीनिंगफुल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग on an ongoing basis on the established security market and regularly quoted by the dealer where they actively do offer to or in fact do purchase and shares from and sell the shares to customer who are not related to the dealer in the ordinary course of the business. उसको बोलेंगे कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी. कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी मतलब भैया जिसका मीनिंगफुल वॉल्यूम ऑफ द ट्रेडिंग ऑन द ऑनगोइंग बेसिस हुआ है. इसका मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल वाला ये यहां डिफाइन कर रखा है और वो कहां पे हुआ है? एस्टेब्लिश सिक्योरिटी मार्केट में हुआ है, तो उस पर्टिकुलर में उस शेयर को बोलेंगे कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी. अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी किसको बोलेंगे? ऐसे शेयर जो तुम्हारे कोटेड नहीं है वो तुम्हारे अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी माने जाएंगे करके, ठीक है. चलिए, दिस टॉपिक कवर्ड अंडर इंटरनेशनल टैक्सेशन? नो, दिस इज कवर्ड इन द नॉर्मल डीटी वाले पार्ट में ही कवर किया इन्होंने. एज वेल एज इन्होंने तो इक्वलाइजेशन लेवी भी डीटी में कवर किया. इक्वलाइजेशन लेवी जो अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट में पढ़ा था उसको भी उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन करके और डीटी वाले पार्ट में कवर किया है, ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर ब्लैक मनी एक्ट वाला टॉपिक, ठीक है. चलिए, तो जो आईसीआई ने दे रखा था मैंने बहुत ही इसको अच्छे से आपको समझाया है और इतना आप करके जाओगे 4-5 मार्क एग्जाम में इजीली आपको स्कोर कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. आज क्या करना है? चलो, आज है ना आपके पास वॉल्यूम 1 है क्या? नहीं, वॉल्यूम 1 कैसे रहेगा आपके पास? आपके पास वॉल्यूम 1 तो कैसे रहेगा आज? अच्छा, मेरी बात सुनो ना, आज मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर देता हूं ना, 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्डिंग दे देता हूं, जो आपका क्या बोलते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन से एक छोटा सा टॉपिक दे देता हूं. इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट से एक छोटा सा टॉपिक आपको दे देता हूं ना. इंटरनेशनल टैक्सेशन से एक छोटा सा पार्ट दे देता हूं आज. चलेगा? तो इस वाले वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो तुम्हारा वॉल्यूम है इसमें देखिए कितने टॉपिक हो गए. एडवांस टैक्स टीडीएस टीसीएस हो चुका है ऑलरेडी. असेसमेंट प्रोसीजर का छोटा सा पार्ट बाकी है. अपील रिवीजन हो चुका है. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हो चुका है. मिसलेनियस प्रोविजन हो चुका है. पेनल्टी प्रोसिक्यूशन बाकी है. आज ब्लैक मनी एक्ट हो गया तुम्हारा. डिडक्शन हो गया. क्लबिंग हो गया. सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड गार अपन कर लेंगे. टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एग्जाम्प्ट इनकम हो गया. टनेज टैक्सेशन हो गया. रिमेनिंग केस लॉ एंड कॉन्सेप्ट्स है वो अपन करेंगे, ठीक है. चलिए ना, तो कुछ रिमेनिंग केस लॉस कर लेते हैं ना. आ जाइए सब लोग, आ जाइए सब लोग, यहां पे आ जाइए सब लोग. रिमेनिंग केस लॉस एंड कॉन्सेप्ट वाला जो लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है, कुछ केस लॉज है जिसके बारे में हम बात करते हैं. सिंपल सिंपल से केस लॉज है.
कुछ केस लॉ जो आईसीआई ने दे रखे, मैंने नॉर्मल टॉपिक के साथ में नहीं दे रखे थे, बट आईसीआई ने दिए तो फिर मैंने कंसिडर यहां पे किया उसको। एक केस लॉ है दैट इज द होंडा सेल कार इंडिया लिमिटेड का। अब हुआ क्या, एक कंपनी है जिसका नाम है होंडा, ये जापान का कंपनी है, जापान का कंपनी है होंडा, और एक इंडिया का कंपनी था जिसका नाम था सेल, SIEL, सेल। अब इन्होंने क्या किया कि होंडा और सेल ने मिलके एक इंडिया में एक जॉइंट वेंचर बनाया, एक कंपनी बनाया जिसका नाम दिया होंडा सेल कार इंडिया लिमिटेड। एक ऐसा कंपनी बनाया, ठीक है, होंडा सेल कार इंडिया लिमिटेड एक कंपनी बनाया, जॉइंट वेंचर कंपनी, दैट इज द जेवी कंपनी ऑफ द होंडा जापान का कंपनी और सेल इंडिया का कंपनी था। इन दोनों ने मिलकर एक होंडा सेल इंडिया कार्स लिमिटेड एक कंपनी बनाया। अब हुआ क्या, इस टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट इनके बीच में, अब होंडा और इस कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसमें यह बोला गया कि होंडा जो है वो इस कंपनी को, जो जॉइंट जेवी कंपनी है, इसको टेक्निकल नो हाउ देगा। क्या देगा? टेक्निकल नो हाउ देगा। अब टेक्निकल नो हाउ देगा, कौन देगा? वो होंडा देगा, और होंडा को ये जेवी कंपनी है वो पेमेंट करेगी टेक्निकल नो हाउ के लिए। तो ये टेक्निकल नो हाउ है, ये होंडा दे रहा है इसको, जेवी कंपनी को टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नॉलेज, और उसके लिए होंडा सेल इंडिया लिमिटेड जेवी कंपनी है वो इसके लिए पेमेंट कर रही है। अब क्वेश्चन यहां पे ये था कि सर जो पेमेंट कर रहे हैं वो खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल है? ये एक इशू था कि अगर आपने किसी से टेक्निकल नो हाउ लिया और उस नो हाउ से रिलेटेड अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो जो भी खर्चा है वो तुम्हारा कैपिटल है या रेवेन्यू है, दैट वाज द इशू। अब यहां पे जब इनका टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट पढ़ा गया तो उसमें यह लिखा हुआ है कि यहां पे होंडा जापान है वो इनको टेक्निकल नो हाउ देगा, टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट है, और अगर ये टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट का वायलेशन हो गया या ये मान लो नो हाउ जो है वो नहीं दिया गया तो ये जॉइंट वेंचर कंपनी ही बंद हो जाएगी। ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, ये बंद हो जाएगी। ये बंद हो जाएगी मींस दैट कंपनी इज डिपेंड्स ऑन दिस टेक्निकल नो हाउ। ये कंपनी का एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस ही इसका डिपेंड करता है इस टेक्निकल नो हाउ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ दिस कंपनी इज डिपेंड्स ऑन द टेक्निकल नो हाउ, ऐसा है करके, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई इसको जो टेक्निकल नो हाउ दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है? होंडा जापान। और अगर ये टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट टूट गया तो इस कंपनी का बिजनेस बंद उसी दिन से। तो यहां पे हमारी सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जैसे ही अगर मान लो या टीसीए टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट टूटा तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इट मींस जो भी टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट में नो हाउ से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हैं ये कैपिटल खर्चा है, ये कैपिटल खर्चा है, ये रेवेन्यू खर्चा नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको अलाउ नहीं होगा करके, ठीक है। बिकॉज यहां पे कैपिटल इसलिए बिकॉज आपके बिजनेस के लिए ये जरूरी है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये टूटा, आपका बिजनेस बंद, तो उस पर्टिकुलर केस में इट इज योर कैपिटल असेट, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो देखिए इस केस में हुआ क्या था, समझने की कोशिश करना। होंडा सेल्स कार इंडिया लिमिटेड 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसमें होता क्या है, वेदर टेक्निकल फीस पेड अंडर द टेक्निकल कोलैबोरेशन अग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ जॉइंट वेंचर कंपनी इन इंडिया is to be treated as revenue or capital expenditure where upon termination of agreement the joint venture would come to the end। joint venture business ही बंद हो जाएगा उसका, कंपनी का। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट फॉर द लिमिटेड राइट टू यूज द टेक्निकल नो हाउ इज ऑब्टेन, मतलब आपने किसी से लिमिटेड राइट लिया है टेक्निकल नो हाउ को यूज करने का, फॉर अ लिमिटेड पीरियड फॉर इंप्रोवाइजिंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपका बिजनेस ऑलरेडी है और उसको इंप्रोवाइज करने के लिए आपने किसी से मान लो टेक्निकल नो हाउ लिया है, वो आपने लिमिटेड राइट लिया है, लिमिटेड पीरियड के लिए लिया है। द एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू इन नेचर, तो वो रेवेन्यू खर्चा है। हाउएवर इफ टेक्निकल नो हाउ इज ऑब्टेन फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस द पोजिशन में भी डिफरेंट हो सकती है। There is no single principle or test for determining the nature of expenditure that is if the question is to be answered based on the circumstances in each case. In the given fact, the very purpose of the TCA was to set up a joint venture business.
The collaboration included not only transfer of technical information but complete assistance, actual and factual and on the spot, for the establishment of the plant, machinery, etc., etc. So as to set up a manufacturing unit. And upon termination of TCA, the joint venture itself would come to the end. The technical fees paid under the technical collaboration agreement for setting up a joint venture company in India is to be treated as capital expenditure, since upon termination of TCA, the joint venture itself would come to the end. यहाँ पे आपका joint venture खत्म हो जाएगा, joint venture complete बंद हो जाएगा, इसके लिए ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ऐसा होंडा सेल इंडिया कार लिमिटेड के केस में बोला था। अब एक आता है दैट इज सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड 2010 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, इसमें क्या हुआ कि अगर मान लो आपकी कोई कैपिटल असेट आप एक्वायर कर रहे थे और उससे रिलेटेड आपको कोई भी लिक्विडेशन डैमेज मिला, कैपिटल असेट एक्वायर कर रहे थे और उससे रिलेटेड अगर मान लो आपको कोई भी पैसा मिल जाता है, तो वो आपका कैपिटल असेट से रिलेटेड है, वो कैपिटल रिसिट माना जाएगा और टैक्सेबल नहीं होगा। देखो, इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिसिट टैक्सेबल होती है और कैपिटल रिसिट है वो कैपिटल रिसिट टैक्सेबल नहीं होती। अब फॉर एन एग्जांपल, मैं कोई मान लो एक प्लांट खरीद रहा था, एक बड़ा प्लांट खरीद रहा था और वो आगे वाले ने प्लांट सप्लाई नहीं किया, तो प्लांट सप्लाई नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी मेरे को पैसा मिलेगा उसके लिए, ठीक है, और उसने टाइम पे सप्लाई नहीं किया, तो मुझे जो पैसा मिला ये कैपिटल असेट से रिलेटेड मेरा कोई लिक्विडेशन डैमेज है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे ये कैपिटल रिसिट होगी। बट मान लो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कुछ वायलेशन हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में वो रेवेन्यू रिसिट होगी। तो देखिए यहां पे सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड 2010 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोलता है कि what is the nature of liquidation damage received by company from the supplier of plant for failure to supply machinery to the company within the stipulated time, capital receipt या revenue receipt। मतलब आपको वो प्लांट एंड मशीनरी उन्होंने बोला था 2 महीने में दे देंगे, नहीं दिया, तो आपने उस पर कंपनसेशन मांगा, वो कंपनसेशन कैपिटल रिसिट है या रेवेन्यू रिसिट है करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, द डैमेज वर डायरेक्टली और intimately linked with the procurement of capital asset, that is the cement plant, which lead to delay in coming into existence of profit making apparatus. It was not a receipt in the course of profit earning process. Therefore, the amount received by the assessee towards compensation for sterilization of the profit earning source, it is not the ordinary course of business. Hence, it is a capital receipt in hands of the assessee. ये capital receipt माना जाएगा। अब एक शक्ति मेटल डिपो 2021 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसमें इन्होंने ये बोला हुआ है कि मान लो कोई असेट ऐसी है जिसपे पहले आपने डेप्रिसिएशन लिया था, तो वो डेप्रिशिएबल असेट है, लेकिन 2 साल से आप उसको यूज नहीं कर रहे थे, बट वो डेप्रिसिएशन आपने लिया है, अब आपने उस असेट को बेच दिया, तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? राइट आंसर इज कैपिटल गेन है, वो आपका यहां पे शॉर्ट टर्म ही होगा। अगर डेप्रिशिएबल असेट थी, और डेप्रिशिएबल असेट में हो सकता है लास्ट के 2 साल से आप वो असेट को यूज नहीं कर रहे हैं बिजनेस में, बट पड़ा है, बट वो ब्लॉक में है, तो उसको अगर आपने बेचा तो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो शक्ति मेटल डिपो के केस में क्या हुआ कि द डेप्रिशिएबल असेट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट विद इन द सेक्शन 211 वुड नॉट सीज टू बी पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट सो लॉन्ग एज द असेसी कंटिन्यू द बिजनेस। In this case, the building forming part of the block of asset would retain the character as such, even if 1 or 2 of the asset in the block were not used for the business purpose in the last couple of years. Consequently, the profit arising on the sale of such asset would be the short term capital gain only. ये आपका short term capital gain ही होगा करके, ठीक है। This is the short term capital gain, ये आपका long term capital gain नहीं होगा, ये short term capital। तो ब्लॉक की असेट थी, भले अभी आप 2 साल से यूज नहीं कर रहे हो उस बिल्डिंग को, पड़ा है करके, ठीक है, बट ब्लॉक का पार्ट है तो आप बेचोगे, हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, इसमें क्या हुआ कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको पता है जो कंपनियां फर्टिलाइजर बनाती है उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, पैसा देती है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस कंपनी को पैसा देना था, सब्सिडी देनी थी। अब एक बात बताओ, अगर आपको सब्सिडी मिल रही, क्योंकि इनको बोला जाता है कि फर्टिलाइजर की मान लो आपकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपया, तो भी गवर्नमेंट बहुत बार बोलती है किसानों को आप इसको सेल करो 70 रुपीज में। अब किसानों को सेल करो 70 रुपीज में, 100 रुपया कॉस्ट है और किसानों को 70 में सेल करना है, अब क्या करें बेचारे, करना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला जो तुम्हारा लॉस है ना 30 रुपया, इसको हम कंपनसेट करेंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। अब एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाता है, गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला कोई भी, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा इस कंपनी के हाथ में। लेकिन गवर्नमेंट भी ऐसी थी जो गवर्नमेंट ने मान लो पैसा दिया ही नहीं, गवर्नमेंट ने बोला हमारे पास भी पैसा तो नहीं है, हम एक काम करते हैं आपको फर्टिलाइजर बॉन्ड्स दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, फर्टिलाइजर बॉन्ड्स दे दिए।
अब यहां पे फर्टिलाइजर बॉन्ड्स दे दिए, तो बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी होगी, 30 रुपया हुआ, फ्री में दिया बॉन्ड्स, बट वैल्यू इज 30 रुपया ना, 30 रुपीज, क्योंकि कॉस्ट 100 की थी, 70 रुपीज में सेल कर रहे थे वो फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट ने बोला 30 रुपीज का हम आपको बॉन्ड दे देते आपके लॉस को कंपनसेट करने के लिए, बॉन्ड दिया 30 का। अब हुआ क्या, इस कंपनी ने क्या किया, ये बॉन्ड है वो मार्केट में सेलेबल था, इस कंपनी ने इसको 25 रुपए में बेच दिया। अब सेलिंग प्राइस 25 है और इसकी कॉस्ट वो सब्सिडी की वैल्यू दैट इज द 30। तो एक बात बताओ, 5 रुपए का लॉस हुआ। अब ये 5 रुपए का जो आपका लॉस हुआ, ये लॉस आपका कहां जाएगा, क्या ये कैपिटल गेन हेड में जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स जो है वो तो बॉन्ड्स तो कैपिटल असेट है, या फिर इसको रेवेन्यू मतलब मान के और पीजीबीपी का लॉस माना जाएगा, ये इशू था। तो यहां पे गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि देखो एसएससी का काम क्या है, सब्सिडी मिला है ना, ये बॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडी, तो ये जो बॉन्ड पे जो लॉस हुआ ये आपका रेवेन्यू में ही जाएगा, मतलब आपका पीएनडल के डेबिट में जाएगा ये लॉस, कैपिटल गेन हेड में नहीं जाएगा, वो पीजीबीपी में अलाउ हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, fertilizer subsidy given to an assessee to compensate the loss on sale of fertilizer should be treated as a business income। अगर मान लो सब्सिडी दिया होता तो बिजनेस इनकम माना जाता। Due to the cash crunch, the government of India had discharged its due for paying the subsidy by issue of the fertilizer bond दे दिए। These bonds are sellable in the open market and the market's price. In this case also, the assessee received fertilizer bonds in lieu of the subsidy, which were sold at a loss in the open market. Since the subsidy would have been treated as business income, तो loss जो fertilizer bonds पे हुआ है वो भी आपका business loss है और आपको अलाउ हो जाएगा, business loss है, अलाउ हो जाएगा। चलो अपन इसके आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे वाला जो पार्ट है वो अपन कल पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं डाल के दूंगा, आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे, बट इसके बाद एक तीसरा लेक्चर और आएगा, ओपन मोड में आपको मिलेगा, पता चल जाएगा कौन सा लेक्चर है, मैं देखूंगा जो ठीक लगेगा, अमेंडमेंट बिना वाला रहेगा वो आपको दे दूंगा आज के तीसरे पार्ट में। चलो बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना बहुत है, तो आराम से आप शाम को देख सकते हो। चलिए डन, मैं देखूंगा कौन सा टॉपिक देना है। ऑल पेनल्टी कैन बी अप्लाई टू एसएससी एट द सेम टाइम टुगेदर सिंस ऑल, हाँ दर्शन हो सकता है, पॉसिबल पॉसिबल। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे।